तो दोस्तों, आज हम संविधान की इस स्टडी के अंदर हम बात करेंगे। पहले हमने प्रस्तावना की बात कर ली, अब हम बात करेंगे संविधान की अनुसूचियों की। तो संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां हैं और बाद में कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई। तो मैंने आपको पहले बताया था कि संविधान में जो मूल रूप से अनुसूचियों की संख्या है 8। ठीक है, प्लस में क्या हो गया, संविधान संशोधन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और उनके द्वारा क्या हुआ, संविधान में 4 और जोड़ दी गई अनुसूचियां, शेड्यूल्स। और अब जो संविधान में टोटल संख्या हो गई है वर्तमान में, वो है 12 अनुसूचियां। देखते हैं कौन कौन सी 12 अनुसूचियां हैं। यहाँ आपको संविधान की पहली अनुसूची दिखाई दे रही होगी, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हाँ, संविधान की पहली अनुसूची दिखाई दे रही होगी, और इस अनुसूची में देखो कौन से भाग आते हैं, कौन से अनुच्छेद आते हैं। पहली बात हम बात करें अनुसूचियों की, तो देखो अनुसूचियों का जिक्र संविधान के किसी भी भाग के अंदर और ना ही किसी आर्टिकल के अंदर मिलता है। ठीक है, तो इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, ये अलग है, शेड्यूल्स अलग है। तो पहली अनुसूची में क्या रखा गया है, तो पहली अनुसूची में रखा गया है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जैसे ये मैंने यहाँ लिखा है, संघ एवं उनके राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके क्या है, अधिकार क्षेत्र। अब आप सबको पता है कि भारत में जो राज्यों की संख्या है वो कितनी है, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। ठीक है, हम राज्यों की बात करें तो भारत में राज्यों की संख्या है 28। और हम यूनियन टेरिटरी की बात करें, संघ शासित क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश, तो वो है वर्तमान में 8। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इनके नाम और इनके क्षेत्रीय विस्तार के बारे में हम भाग 1 में पढ़ेंगे डिटेल से। तो इनको हमने पहली अनुसूची में रखा है, संविधान की पहली अनुसूची में रखा गया। अब इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं, तो वो है आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 4। एक में है कि इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। और आर्टिकल 4 में क्या है, तो इनमें आर्टिकल 1, 2, 3 से संबंधित जो संशोधन से संबंधित जो प्रक्रिया होगी वो संविधान में, सॉरी, हाँ, संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया होगी वो संसद में सामान्य बहुमत से भी हो सकती है। ठीक है, उसके लिए संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा आर्टिकल 4 में कहा गया है। तो ये है संविधान की पहली अनुसूची, जिसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र और उनके अधिकार क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये हो गई संविधान की पहली अनुसूची। दोबारा से मैं बता देता हूँ, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र तथा उसके अधिकार क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, और ये भाग 1 में आते हैं, और इनके लिए जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 और 4। आपको भी पता होगा भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं, 1 से लेके 4। ठीक है, फिर हम आगे बात करें दूसरी अनुसूची की। तो जैसे यहाँ दूसरी अनुसूची में पहुंचते हैं, यहाँ पे है दूसरी अनुसूची में कि जो निम्न पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते और उनके पेंशन के संबंध में प्रावधान है। यहाँ लिख दिया गया है कि परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। ये संविधान की दूसरी अनुसूची है। और दूसरी अनुसूची में क्या रखा गया है दोस्तों, तो ये रखा गया है वेतन भत्ते एवं पेंशन। इस प्रकार इसको याद कर सकते हो आप। ठीक है, अब वो किन किन पदाधिकारियों के वेतन भत्ते हैं और किन किन की पेंशन है। ठीक है, यहाँ तो थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। यहाँ तो पहला कहा गया है यहाँ पे कि जो पहला पदाधिकारी के बारे में बताया गया, भारत का राष्ट्रपति। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो
5 लाख होता है। 5, ठीक है, 5 लाख वेतन होता है। और इसके अलावा इसकी जो पेंशन होती है वो जितनी अंतिम सैलरी है, मतलब लास्ट मंथ में जो सैलरी मिलेगी, लास्ट मंथ में, तो उस सैलरी का 50%, मतलब आधा। अगर लास्ट जो मंथ है उसमें अगर 5 लाख मिलते हैं तो उसका आधा, मतलब 2.5 लाख, ये उसका क्या होगा, पेंशन आएगी पर मंथ। ठीक है, इसके अलावा इसको भत्ते भी दिए जाएंगे, अच्छे खासे भत्ते मिलेंगे जो आपके राष्ट्रपति को, जैसे बिजली भत्ता हुआ, आपका यात्रा भत्ता हुआ, इसके अलावा एक आलीशान घर हुआ। ठीक है, इसके अलावा जो भी शिक्षा से संबंधित हैं, स्वास्थ्य से संबंधित हैं, जो भी खर्चे हैं, वो सारे भत्ते दिए जाएंगे राष्ट्रपति को। ठीक है, इसके अलावा जो चीजें हैं, जैसे और भी इसमें दे रखा है, तो राष्ट्रपति के लिए जैसे वेतन भत्तों के लिए जो प्रावधान है आर्टिकल 59 में किया गया है। ठीक है, फिर है 65 में, जो इसमें है उपराष्ट्रपति की। ये जो एक एक आर्टिकल हम पढ़ेंगे, ये प्रधानमंत्री के, जब हम संविधान का भाग 5 पढ़ेंगे उसमें पढ़ लेंगे, और भाग 6 दोनों में, क्योंकि आपको पता है भाग 5 में 52 से लेके 154, और भाग 6 में, ये तो हो गए 5, मैं कर देता हूँ भाग 6। तो भाग 6 में आ गए कितने, 152 से लेके 237। ये कुछ प्रावधान है आर्टिकल के जो भाग 6 और 5 में आते हैं। तो इन्हीं में हम इन सब की चर्चा कर लेंगे, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कितने पेंशन मिलती है, कितना वेतन मिलता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखें। बाकी उपराष्ट्रपति को 4 लाख वेतन मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो गया, लोकसभा का अध्यक्ष हो गया। क्योंकि उपराष्ट्रपति को जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं मिलते हैं, वो मिलते हैं राज्यसभा के सभापति होने के नाते। ठीक है, एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ इधर से। तो इसको जो वेतन भत्ते मिलते हैं राज्यसभा के सभापति होने, मैं लिख देता हूँ, राज्यसभा के सभापति के नाते, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो ये हम पढ़ेंगे आर्टिकल 64 में भी, 89 में भी। तो आगे हम ये पढ़ेंगे, और इन सब के जो वेतन भत्ते, इनके जो रिलेटेड अनुच्छेद आएंगे उनमें हम जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं संविधान की तीसरी अनुसूची की। और तीसरी अनुसूची में जो यहाँ पे दिया गया है कि इनकी शपथ, जो ओथ होती है, शपथ होती है, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे, ओथ या शपथ के बारे में। तो तीसरी अनुसूची में किन किन मंत्रियों की शपथ आती है, यहाँ आप ये ध्यान में रखना कि 3 लोगों को छोड़ के, अब 3 कौन से लोग हैं जिनको छोड़ा जाएगा, तो 3 लोगों को छोड़ के अन्य सभी लोगों की जो शपथ है उनके, सॉरी, अब 3 जो हैं, एक तो राष्ट्रपति आपका, एक है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, और एक राज्यपाल। ये 3 लोगों को आप छोड़ दो, और इसके अलावा जितने भी पदाधिकारी हो गए, सबकी शपथ और प्रतिज्ञा हुआ आएगा अनुसूची 3 में। संविधान की तीसरी अनुसूची में आएगा शपथ एवं प्रतिज्ञा, बाकी सभी पदाधिकारी की। अब बात करते हैं कि इन पदाधिकारियों के जो वेतन भत्ते हैं, सॉरी, जो शपथ हैं,
वो कहाँ आएंगी? तो इनके लिए अलग से प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में। और कौन सा प्रावधान? जैसे हम आर्टिकल 60 की बात करें, 6 पे, तो 60 की बात करें तो उसमें राष्ट्रपति की शपथ आती है। हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ आती है और 159 में राज्यपाल की शपथ आती है। तो ऐसे करके इन 3 लोगों के लिए अलग से प्रावधान किया गया है शपथ का, और बाकी जितने भी हैं उनको अनुसूचित 3 में डाल दिया गया है। ठीक है, तो वो अनुसूचित 3 के अनुसार क्या लेंगे? शपथ लेंगे। इसके बाद में देखो कौन कौन शपथ लेगा अनुसूचित 3 में, तो यहाँ आप देख लेना। एक तो है आपका केंद्रीय मंत्री, तो जितने भी केंद्रीय मंत्री होंगे वो शपथ लेंगे। संसदीय चुनाव के उम्मीदवार, वो भी शपथ यहीं लेंगे। संसद के सभी सदस्य यहीं शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सीबीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी भी शपथ अनुसूचित 3 के अनुसार होगी। जो हम आर्टिकल 124 में पढ़ने वाले भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिनको हम सीएजी भी बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के राज्य मंत्री, ठीक है, तो स्टेट मिनिस्टर्स और विधानमंडल के जो सदस्य हैं, तो विधानमंडल में आप विधानसभा मान के चलो और विधान परिषद मान के चलो, दोनों। तो राज्य विधानमंडल के जितने भी उम्मीदवार हैं, जो सदस्य हैं राज्य विधानमंडल के, तो उनकी शपथ का प्रावधान भी किसमें किया गया है? तो उनकी शपथ के लिए प्रावधान अनुसूचित 3 में रखा गया है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो अनुसूचित 3 में आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं अनुसूचित 4 में। तो बेटा अनुसूचित 4 में चलने से पहले थोड़ा सा ये देखो कि अनुसूचित 4 में जो किया गया है वो राज्य का आवंटन किया गया है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है अनुसूचित 4 में। यहाँ देखो, यहाँ लिखा गया है राज्यसभा में सीटों का आवंटन संबंधित प्रावधान से संबंधित है। मतलब अनुसूचित 4 में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। अब इसको नॉर्मल भाषा में समझें तो राज्यसभा में जो सीटें हैं वो हैं कितनी? तो मैक्सिमम है 250, 250। अब इन 250 को हम दो भागों में डिवाइड करें। ठीक है, तो दो भागों में डिवाइड करेंगे तो पहला आएगा कि निर्वाचित, निर्वाचित कितने होते हैं और मनोनीत कितने हैं, ये अधिकतम संख्या है। ठीक है, तो निर्वाचित होते हैं, देखो पहले मनोनीत की बात कर लेते हैं, क्योंकि मनोनीत जो करता है वो राष्ट्रपति करता है और वो 12 सदस्य को मनोनीत करता है। आपको पता है कि अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनसे 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। जैसे आपका एनजीओ वगैरह हुआ, या फिर साहित्य का क्षेत्र हुआ, विज्ञान का क्षेत्र हुआ, ठीक है, तो कला का क्षेत्र हुआ, तो ऐसे क्षेत्रों से क्या वो सदस्य चुने जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, या नॉमिनेटेड किए जाते हैं। फिर आता है इलेक्टेड, निर्वाचित। तो निर्वाचित कौन होंगे? तो इनके अलावा जितने बच्चे वो सब क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। 238, 238 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं अधिकतम। वर्तमान की बात करें तो 245 है, और 245 को आप 12 मनोनीत और कितने बच के निर्वाचित? 233 निर्वाचित। ऐसे करके राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। तो 250 से ज्यादा जो सीटें हैं, 250 से जब ज्यादा सीटें होंगी तो उसका जो प्रावधान है वो यहाँ किया गया है, और उसको 2026 तक क्या कर दिया गया है बेटा? फ्रीज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये 2026 तक इसमें कोई किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। उसके बाद में जो होगा उसके बाद में होगा। हाँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा एक बार तो
एक सेकंड। आप देख सकते हो कि यहाँ निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों की संख्या। इसके बाद में हम अगली अनुसूची पे चलते हैं और अगली अनुसूची है अनुसूची 5। तो इसमें जो अनुसूचित जातियां और जनजातियां हैं उनके लिए विशेष प्रावधान है अनुसूची 5 में। अनुसूची 5 कलर दूसरा ले। अनुसूची 5 तो इसमें एससी व एसटी, एससी व एसटी मतलब शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान हैं जो अनुसूची 5 में शामिल किए गए हैं और आर्टिकल 244 में सम्मिलित हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट अनुसूची की बात करते हैं तो अनुसूची 6, और ये विशेष राज्यों के लिए कुछ विशेष प्रावधान होते हैं अनुसूची 6 में। इसको मैं ध्यान लिखा है। तो आप ध्यान में रखना, विशेष राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है अनुसूची 6 में, और जो विशेष प्रावधान है वो 4 राज्यों के लिए किए गए हैं, और 4 राज्यों के नाम क्या हैं तो आप इससे याद कर सकते हो। एक फॉर्मूला है एटीएम स्क्वायर, यहाँ बेटा एम का स्क्वायर ही करना है, ठीक है। तो एटीएम स्क्वायर, तो ए फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा, और एम स्क्वायर मतलब मेघालय और मिजोरम। मणिपुर, क्योंकि मणिपुर में अभी हाल फिलहाल में स्थिरता है तो हम मणिपुर को बीच से हटा देंगे, तो ये थोड़ा सा ये याद भी हो जाएगा, ठीक है। जहाँ अस्थिरता है वो नहीं है, और जो स्थिर है मेघालय मिजोरम वो इसके अंदर आएंगे। तो ऐसे करके 4 राज्यों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों में बांटा गया है। और ये जो बांटा गया था ये गॉडगिल फॉर्मूले के अनुसार बांटा गया। एक फॉर्मूला था गॉडगिल, ये व्यक्ति थे गॉडगिल जिनके नाम के अनुसार बांटा गया, तो ये गॉडगिल फॉर्मूला हुआ। फॉर्मूला, ठीक है। विशेष राज्यों का जो दर्जा दिया गया है अन्य अन्य जो क्षेत्रों में, एक सेकंड, हाँ तो मैं इसको ऐड में कर देता हूँ। विशेष राज्यों का कुछ विशेष क्षेत्रों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, और वो कौन से राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो मैं यहाँ पे एक एक करके लिखता हूँ। यहाँ आर्टिकल आपको पता है 244, तो अभी पिछले वाले अनुसूची 5 में भी ये सम्मिलित था और अनुसूची 6 में भी ये सम्मिलित है। तो देखो पहले हम बात करते हैं एक राज्य की। हाँ, इधर मैं लिख देता हूँ राज्य का नाम और उसका जो वर्ष है वो लिखता जाता हूँ इधर। तो जो पहला राज्य है असम, पहला राज्य है असम, लिख लो। और इसको जो राज्य का दर्जा दिया गया 1969 में। दूसरा जो राज्य है नागालैंड, इसको 1969 में स्पेशल राज्य का दर्जा बता रहा हूँ, वैसे राज्य का दर्जा नहीं, ठीक है। इसके बाद में तो थोड़ा मैं साइड में ले लेता हूँ और यहाँ लिखने के काम है। 2 हो गए, तीसरा लिखो आप। इसके बाद में तीसरा है आपका हिमाचल प्रदेश, एसपी, और 1971 में। इसके बाद में चौथा है आपका मणिपुर, याद हो जाएगा मणिपुर, 1972 में। ये कुछ वैसे पूरे नहीं लिखवाऊंगा, कोई आपको होगा तो पूरे लिखवा दूंगा, और ना चलो लिख लो। पांचवा है आपका मणिपुर के बाद में मेघालय,
अब इनके सिर्फ नाम नाम लिख लो, यहाँ तक तो ये अपने नाम लिख लो। छठवां है आपका त्रिपुरा, सातवां है आपका मेघालय हो गया तो मिजोरम, आठवां आपका सिक्किम, नौवां है अरुणाचल प्रदेश, नौवां आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और जो 10वां है वो है उड़ीसा। उड़ीसा का नाम चेंज करके उड़ीसा किया गया। सॉरी सॉरी, 10वां है आपका उड़ीसा नहीं है, ये आपका है उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड। ठीक है, ऐसे करके 10 से जो राज्य हैं उनको स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन जो 4 ऐसे राज्य हैं जिनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है वो एटीएम स्क्वायर है। ठीक है, उनको आप ध्यान में रखें। ये चारों के चारों ही क्या है, पूर्ववर्ती राज्य हैं, पूर्वी राज्य हैं चारों। असम, ये 7 जो सिस्टर्स कहे जाते हैं उन्हीं 7 बहनों में से 4 है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम अगला, ये अगर कोई टर्न हो तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन शॉट वगैरह ले लें। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। एक सेकंड, अगर इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा वैसे तो दिख जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगली अनुसूची पे, और अगली अनुसूची है आपकी 7वीं अनुसूची। देखो 7वीं अनुसूची जो संघ राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा होता है। ठीक है, आपने सूची पढ़ी होगी, और सूची में संघ राज्य और समवर्ती सूची जरूर पढ़ी होगी। ठीक है, अनुसूची तो अनुसूची 7, और इसमें 3 सूचियों को शामिल किया गया है। तो पहली यहाँ देखो सूची फर्स्ट संघ सूची, सूची सेकंड राज्य सूची, और सूची थर्ड क्या है, समवर्ती सूची। तो इनके कुछ विषयों को बांटा गया है। तो एक तो आपको ध्यान में रखना है, ये समवर्ती सूची है, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई, कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। बाकी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ऐसे विषय जो केंद्र से रिलेटेड हों, केंद्र सरकार से रिलेटेड हों, वो संघ सूची में आएंगे, जिन पर केंद्र के द्वारा या संसद के द्वारा कानून बनाया जाएगा। राज्य में राज्य के विधानमंडल के द्वारा कानून बनाया जाएगा, और समवर्ती में संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। ऐसे कुछ विषय इसमें डाले गए हैं। तो हमारे मूल संविधान की बात करते हैं कि मूल संविधान में इनमें कितने थे विषय रखे गए। वैसे ये सूचियां 1935 के अधिनियम से ली गई, 1935 का अधिनियम। ठीक है, हम बात करते हैं संघ सूची में। तो मूल संविधान में यहाँ थे 97 विषय, राज्य सूची में थे 66 विषय, और जो समवर्ती सूची है यहाँ थे 47 विषय। मूल संविधान का नाम आए तो आपको ध्यान में रखना है 26 जनवरी 1950, कि इस दिन हमारे मूल संविधान जब लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। तो यही जो मूल ढांचा है, तो उस मूल संविधान में 97 क्या है, संघ सूची के विषय हैं, 66 राज्य सूची के विषय, और 47 किसके विषय हैं, समवर्ती सूची के विषय हैं। इसके बाद में हम वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान की बात करें तो ये 100 हो गए। ठीक है, इसके बाद में जो वर्तमान और भी अगर करंट में थोड़ा क्वेश्चन होगा तो ये 98 होती है। ठीक है, अभी वर्तमान में लेटेस्ट 98 है। इसके अलावा राज्य सूची में 61 है,
क्योंकि यहाँ के जो 5 विषय निकाल के कहाँ दे दिए गए, समवर्ती सूची में। ठीक है, तो 47 और 5 कितने हो गए, 52, क्योंकि 5 इधर के निकाल के इधर जोड़ दिए, तो कितने हो गए, 52 विषय हो गए। तो ऐसे करके वर्तमान में विषय थे, इनमें भी कुछ फेरबदल हुआ है, यहाँ 59 हो गए हैं और यहाँ आपके 52 हो गए। ठीक है, कुछ विषयों को कम कर दिया गया, लोप कर दिया गया कुछ विषयों का। तो ऐसे करके आपसे पूछे, अभी करंट में पूछे तो 98 है, ये 59 है, ये 52। ठीक है, अभी वो 5 विषय जो जोड़े थे, ठीक है, वो हम जब पढ़ेंगे, अच्छा इनके विषय कोई लिखना चाहे तो मैं भी लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे माप तोल है एक, तो आपका माप तोल, वन है, वन्य जीव श्रेणी है, वन वन्य जीव माप तोल, परिवार नियोजन है, परिवार नियोजन। और एक है शिक्षण। ये जो 5 विषय हैं, इनको राज्य सूची से निकाल के इसमें डाल दिया गया है, समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। और ये समवर्ती सूची के अभी विषय हैं, वर्तमान में समवर्ती सूची के विषय माने जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ और विषय हैं इन सूचियों से रिलेटेड, तो आप यहाँ लिख लो, मैं यहाँ तो एक काम करो, इनको मैं बाद में लास्ट में जब अनुसूचियां होंगी उसके बारे में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के कुछ इम्पोर्टेंट जो विषय हैं वो उनके लिए एक क्लास में मैं डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इस बार रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं ये विषय डाल दूंगा इसके अनुसूची 7 में। इसके बाद में नेक्स्ट है अनुसूची 8। तो अनुसूची 8 की बात करते हैं। तो दोस्तों देखो, अनुसूची 8 में आपकी भाषाएं हैं। आपके संविधान में मूल रूप से कितनी भाषाएं हैं, कौन कौन सी भाषाएं हैं, वो सारी अनुसूची 8 में डाली गई हैं। तो यहाँ देखते हैं 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं हैं। आपको पता होगा भाषाओं के लिए जो संविधान में भाग 22 में भाषाओं का, सॉरी भाग 17 में भाषाओं का जिक्र हुआ है। राजभाषा आयोग जिसे हम बोल सकते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ भाग 17 से रिलेटेड राजभाषाएं। ठीक है, तो ये जो अनुच्छेद हैं, एक तो 344 और 351। ठीक है, ये 343 से 351 तक कुछ प्रावधान है, उसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखो हमारे संविधान में मूल रूप से जो भाषाओं की संख्या थी ना, मूल संविधान में, मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में भाषाओं की संख्या थी 14। और इसके बाद में संविधान संशोधन हुए और 2-3 संविधान संशोधनों के द्वारा ये जो भाषाएं जोड़ी गई हैं, कितनी, 8 भाषाएं और जोड़ी गई। तो टोटल जो संख्या हो गई है वो हो गई है 22। अब वो कौन से संविधान संशोधन थे जिनके द्वारा और भाषाएं इसमें जोड़ी गई हैं। तो देखो, मूल भाषाओं की बात करें, ये आपके संविधान की टोटल भाषाएं हैं। ठीक है, और टोटल 22 भाषाएं हैं। इनके अलावा हम बात करते हैं कि कौन कौन सी वो भाषाएं हैं जो बाद में जोड़ी गई हैं। तो आपसे पहले इसमें सिंधी, सिंधी कहाँ गई, ये रही।
देखो, जो सिंधी भाषा है इसको 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? 1967 में। और इसको 15वीं भाषा के रूप में इसमें जोड़ा गया। कौन से नंबर की भाषा है? 15वीं भाषा है सिंधी भाषा। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में जोड़ा गया। इसके बाद में अगली जो भाषा है, अगली जो भाषा जोड़ी गई है वो जोड़ी गई है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993, 93 बोल लो या 92 कह लो, कई जगह आपको 92 मिलेगा। और ये अभी आपके मन में भी आया होगा कि हाँ सर हम 92 कर दो, ये लो 1992, 93 या 92। हम बात करते हैं 71वें संविधान संशोधन, तो उसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया। एक तो नेपाली आपकी, इसमें नेपाली है, ये रहे। एक तो आपकी जोड़ी गई नेपाली, एक मणिपुरी और एक कोंकणी। ये 3 भाषाएं इसमें जोड़ी गई हैं। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा? आपकी सिंधी भाषा। तो एक तो नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, इतनी भाषाएं जोड़ दी हमने। चार भाषाएं जुड़ गई तो 18 हो गई। अब 4 भाषाएं और कब जोड़ी गई? तो 4 भाषाएं इसके अगला जो संविधान संशोधन हुआ 2003 में, तो वो 92वां संविधान संशोधन हुआ था। मेरा लिख देता हूँ। 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। और इसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया। एक तो थी आपकी मैथिली, ये रही, संथाली, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। ये बोडो, डोगरी और संथाली किधर गई? ये रही संथाली। तो यहाँ मैं लिख दूंगा इनका नाम। 4 भाषाओं को और जोड़ा गया, तो मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, बूढ़ी डोगरी भाषा है। ठीक है। तो मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी, ये 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसमें जोड़ी गई है। इस प्रकार से जो संविधान में जो भाषाओं की जो अधिकृत जो संख्या है वो है 22। कई बार जैसे कोई बंदा अगर राजस्थान या हरियाणा से रिलेटेड है तो उनको ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है। स्टेट एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन मिलता है कि कौन सी भाषा संविधान की 22 भाषाओं में नहीं है। ठीक है। या फिर आप बीपीएससी से रिलेट करते हो या यूपीपीएससी से रिलेट करते हो तो हम भोजपुरी भाषा के बारे में सीखेंगे। ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी वो भाषाएं जो हमारे संविधान में है, कौन सी नहीं है। ठीक है। वो इन चीजों को हटा देता हूँ। अब हम उन भाषाओं का जिक्र कर लेते हैं जो भाषाएं हमारे संविधान में हैं। यहाँ से हम देखो, पहली है असमी। ठीक है। असमी। ये जो मूल 14 भाषाएं हैं ना, उनमें कौन कौन सी आपकी भाषाएं हैं मूल 14 भाषाओं में?
पहली भाषा है असमी, दूसरी है बंगाली, आप 14 भाषाओं के नाम लिख सकते हो। तीसरी है आपकी गुजराती, चौथी है हिंदी, और हिंदी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है भारत में, ठीक है। उसके बाद में बंगाली है, तीसरे नंबर पर मराठी, जनसंख्या के हिसाब से भी और हिंदी के अनुपात के हिसाब से भी। इसके बाद में हिंदी के बाद में कन्नड़, और इसके बाद में है कश्मीरी, ये आपकी मलयालम हो गई, नौवीं भाषा, ठीक है। इसके बाद में मूल भाषाएं बता रहा हूँ संविधान में जो थी, मराठी हो गई, नेपाली को जोड़ा गया था, ठीक है, जो 73वां संविधान संशोधन। इसके बाद में ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली को भी जोड़ा गया था 92 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ 2003 में। सिंधी को भी जोड़ा गया था, और ये जोड़ा गया था 21 संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 1992। तमिल, तेलुगु और उर्दू, अब मैं आप इनको लिख सकते हो, इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं इधर भी लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गई है आपकी भाषाएं जो अनुसूची 8 में रिलेट करती है। बस एक नाम याद रखना, आप अगर लिखना चाहो तो ओडिया, इसमें एक भाषा दी गई है ओरिया। तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि इसका नाम कब चेंज किया गया था, क्योंकि इसका पहले जो नाम था ओडिया नहीं था, तो उड़िया, उड़ीसा की जो भाषा है उड़िया नाम था। 2011 में इसका नाम चेंज किया गया और नाम किया गया ओडिया, ठीक है। तो बस थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। अगला है आपका अनुसूची 9, और अनुसूची 9 में बात करते हैं, एक सेकंड, तो भूमि सुधार की बात करेंगे। भूमि सुधार से जो रिलेटेड कानून है उनकी बात करेंगे अनुसूची 9 में। ये अनुसूची 9 ये जोड़ी गई थी संविधान के पहले ही संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो फर्स्ट सी ए, क्योंकि हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं, 8 हमने पढ़ ली हैं। अब जो भी आएंगी वो किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी हुई होंगी, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखना। तो ये फर्स्ट सी जो हुआ 1951 में, ठीक है, और उसी के द्वारा संविधान में अनुसूची 9 को जोड़ा गया, और अनुसूची 9 में जो भूमि सुधार के प्रावधान जोड़े गए, भूमि सुधार के प्रावधान, तो क्या कानून या प्रावधान, कानून बोल सकते हैं, और इनके लिए अनुच्छेद 31 बी इसको भी जोड़ा गया था इसमें 9वीं अनुसूची में, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया है कि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन, तो उन्मूलन आप जानते हो समाप्ति, तो पारित अधिनियमों को विनियमों को इस अनुसूची के तहत वर्णित किया गया है, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखना, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आप ये लगा लेना भूमि सुधार के कानून, ठीक है। इसके बाद में जो अगली अनुसूची आती है आपकी, वो आती है 10वीं अनुसूची, और ये दल बदल से रिलेटेड जो कानून है वो बनाए गए थे 10वीं अनुसूची में, ठीक है। तो संविधान की अनुसूची 10 और 10 में बात करते हैं तो दल बदल विरोधी कानून, दल विरोधी कानून, ये आपका जो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो ये था 52वें नंबर का
अधिनियम था और 1985 में पारित हुआ। ठीक है, और ये राजीव गांधी की सरकार में जोड़ा गया। ठीक है, इसको किसमें जोड़ा गया? दल बदल जो विरोधी कानून है तो राजीव गांधी की सरकार। ठीक है, तो अनुच्छेद 102 और 91 ये आपके संसद से रिलेटेड कुछ आर्टिकल। ठीक है, उसकी योग्यताओं के बारे में। इसके बाद में हम बात करते हैं अगली अनुसूची की, तो अनुसूची 11, और ये है आपकी पंचायती राज से रिलेटेड अनुसूची। पंचायती राज से रिलेटेड अनुसूची है अनुसूची 11। हाँ, मैं लिख देता हूँ, पंचायती राज से संबंध। और आपको पता होगा कि ये जोड़ी कब गई? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में। ठीक है, ये जो फैसला लागू हुआ ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। बस इतना आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो पंचायतों से रिलेटेड एक अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची 11। ठीक है, और इसी अनुसूची के तहत एक भाग भी जोड़ा गया संविधान में, भाग 9। ठीक है, इसी 9 में आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक के प्रावधान जोड़े गए हैं। वो किससे रिलेटेड है? वो पंचायतों से रिलेटेड है। ठीक है, तो 243 ए से लेके ओ तक के प्रावधान है। इसके बारे में हम बात करें तो पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है वो 1992 में या 1993 में लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993। तो हम पढ़ेंगे भाग 9, उसमें पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था, तो उसमें हम डिटेल से बात करेंगे। इसके बाद में इसमें जो विषय जोड़े गए, तो 29 विषय जोड़े गए, यहाँ लिखा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जोड़े गए 29 विषय, और वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? 243 जी के अंतर्गत, यहाँ लिखा हुआ। ठीक है, तो ये हो गई आपकी अनुसूची 11। और अंतिम अनुसूची की बात करते हैं, 12वीं अनुसूची। तो ये है नगर पालिकाओं से रिलेटेड। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पालिका, अनुसूची 12। तो अनुसूची 12 में है नगर पालिकाएं, और नगर पालिकाओं के लिए एक संविधान में भाग भी जोड़ा गया 9A। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई ये अनुसूची? तो ये जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन 1992। ठीक है, तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इसी के तहत भाग 9 की व्यवस्था की गई, 9A की। और इसी भाग 9A में आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 243 पी से लेके जेड जी तक। ठीक है, ये आर्टिकल की व्यवस्था की गई है, और इसमें 18 विषय जोड़े गए हैं, कार्य और विषय जोड़े गए हैं 18। जो सब्जेक्ट जोड़े गए हैं 18, यहाँ लिखा हुआ होगा, 18 विषयों का वर्णन किया गया है, और वो वर्णन मिलता है 243 डब्ल्यू में। ठीक है, जो किससे रिलेटेड है? नगर पालिकाओं से रिलेटेड है 18 विषय। तो इस प्रकार ये हो गए आपकी अनुसूची कंप्लीट। ठीक है, अब अनुसूची से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ठीक है, और जो भी आपको डाउट है वो मुझे पर्सनली, आप अपना व्हाट्सएप पे चैनल है जेडी क्लासेस के नाम से, तो आप वहाँ भी छोड़ सकते हो। और इसमें अगर कुछ त्रुटि हुई होगी वीडियो में तो नेक्स्ट क्लास में हम सोल्व कर लेंगे अगर। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शाबाश।